तो वो क्या आपका माइंडसेट था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कोई एग्जाम दे रहे थे, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, कहीं इंटरव्यू में रुक रहे हैं, कहीं फेज 2 में रुक रहे हैं, फिर सडनली आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, तो वो माइंडसेट क्या होता था आपका उस टाइम पर? एंड इफ वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फेज 1 में 80 मार्क्स, तो उसको आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया और किस तरीके से प्रिपेयर किया वो कंपोनेंट? Hello friends, welcome to EduTap. So in the series of toppers interview of RBI Grade B examination, today we have with us Mr. Chandresh Pandey, who has secured rank 55 in this year RBI Grade B examination. So first of all, Chandresh, welcome to EduTap. Thank you. And I congratulate you on behalf of Team EduTap for achieving this milestone. Thank you so much. So Chandresh, start करते हैं आपकी जर्नी से. So first of all, do let us know about your journey. Yeah, before I'd like to start, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि I'd like to thank the people that have been in this journey, my father, my mother, my family, my brothers and my sister-in-law, and specifically I want to thank my big brother Deepak Da, who has been thoroughly the guide which I wanted during all of this preparation. So अब मैं थोड़ा background के बारे में बताऊँ तो I started actually from Haldwani. From a school, Arman Vikram Birla, and then I did my graduation from BTech. I did my graduation from Graphic Era Hill University, Bhimtal, in BTech Mechanical Engineering, which I did in 2015. After that, जैसे कि किसी को पता नहीं होता क्या करना है, so I started for looking for government services, various government services, and hence down the line here we are. Right. सो चंद्रेश, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अक्सर आता रहता है कि आप शायद बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो आपने आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम क्लियर कर लिया, तो मुझे ये चीज़ जानना है आपके बारे में कि क्या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? द एग्जाम डिमांड्स टू बी जर्नलिस्ट इन योरसेल्फ. मतलब ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी करनी है इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में, बट यू शुड बी नोइंग द बेसिक्स. योर बेसिक्स शुड बी क्लियर. तो वो मुझे लगता है एग्जाम डिमांड करता है. आई वुड से दैट आई एम मीडियोकर लर्नर, पर आई वुडंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी लाइक हाईली इंटेलिजेंट. सो फ्रेंड्स, जिनके मन में भी डाउट है कि सिर्फ आईआईटी और आईएम वाले ही एस्पिरेंट इसको क्लियर कर सकते हैं, सो एग्जांपल है हमारे सामने, आप देख सकते हैं चंद्रेश को, जो कि एक मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और आज ये आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के टॉपर बन चुके हैं. सो चंद्रेश, आप बताएं जर्नी, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की? उससे पहले आप क्या कर रहे थे जब आप पास आउट हुए? उसके पहले, उसके बाद का क्या प्रोसेस था आपकी जर्नी में? सो 2015 के बाद ब्लैंक रहता है, आपको थोड़ा पता नहीं होता क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वेरियस ऑप्शंस, वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो मैं रैंडम एग्ज़ाम्स दे रहा था. मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे. एफकैट का, विच इज़ रिलेटेड टू एयरफोर्स, वो दिया था. मैंने एसबीआई का भी उस टाइम पे दिया था, पीओ का, यूपीएससी सीएपीएफ का कंडक्ट करवाया था, वो भी मैंने दिया था एग्ज़ाम. एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, विच आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2017. एंड I think in the end of the year 2017, my brother actually, he told me that why don't you try to see if you can crack this exam RBI. So I thought okay, एक बार try करके देख लेते हैं. तो 2018 में I started preparation. ऐसे ऊपर से हल्का फुल्का हमने का साइड से चलता रहेगा, because at that time I was also I was preparing for civil services, but unfortunately couldn't clear it in 2018. थोड़ा हताश हो गया था उस टाइम पे, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. इनफैक्ट उसी साल मुझे थोड़ा सा धक्का सिविल सर्विसेज का भी लगा था. एंड बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं और आपको पता नहीं है कि करना क्या है लाइफ में आगे. प्रेशर भी थोड़ा बिल्ड होने लगता है आप पे मेंटली. एंड उसके बाद आई थिंक मेरे लिए वहाँ से मैं थोड़ा, मुझे लगता है मेरा टर्निंग पॉइंट था इन द एंड ऑफ द ईयर 2018, जब मुझे लगा कि अब मुझे नहीं भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू चॉक आउट द प्लान, कितना आपको आगे जाना है, किस हिसाब से करना है. सो आई बिकेम मोर सीरियस एक्चुअली. आई वाज स्टडिंग, बट आई वुड से नॉट अप टू द मार्क विच वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम. तो मैं आगे और 19 में देन मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया. 19-20 आई बिकेम अ बिट सीरियस, एंड देन फ्रॉम 21 जब 20 में फिर से आई कुड नॉट क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. उसके बाद मैंने सोचा कि 21 में आई अगेन केम बैक टू आरबीआई, बिकॉज वो ना बैक ऑफ द माइंड कहीं रह गया था. कि अच्छी पोस्ट है, अच्छी अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, सैलरीज हैं, जो भी आप कहें, जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं जॉब को, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. तो वो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा तो आई विल बी लुकिंग फॉर आरबीआई अगेन. आई विल गिव अ हैंड अगेन टू आरबीआई.
21 में देन आई गेव द एग्ज़ाम, अनफॉर्चुनेटली फिर से वैसी क्लियर नहीं हुआ। एंड देन 21 में मैंने कुछ और एग्ज़ाम्स भी दिए थे। 22 में फाइनली व्हेन आई रीच्ड आई वाज एबल टू क्रैक somehow the exam itself. But yeah, in 21 I remember in 21 by the end of 21 I had thought कि मैं private sector में चले जाऊँगा, but somehow my father convinced me कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र है 2-3 साल, थोड़ा और देख लो, उसके बाद फिर तुम्हें जाना है प्राइवेट सेक्टर, कहाँ जा रहा है, वही जाएगा, पर तुम्हारी उम्र चली जाएगी एटलीस्ट टू गिव गवर्नमेंट जॉब। And he himself is a retired commissioner from EPFA and तो वो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा मुझे पुश किया। ही encouraged me, he actually was very helpful, motivating. I remember 21 में एक टाइम था मैं बहुत डिप्रेस हो गया था and he was the one who said कि नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। Right. So after that that kind of motivated me and finally in 22 I was able to crack the exam. तो ये जर्नी सुनने में तो बहुत अच्छी, मतलब अप्स एंड डाउन्स भरी लग रही है, और कहते भी हैं अंत भला तो सब भला, बट कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेंटली, अगर आप बात करें तो किस साइकोलॉजी से आप गुजरे हैं, अप्स एंड डाउन्स आए उसको किस तरीके से आपने फेस किया, किस तरीके से कोप अप किया आप उन सारी चीज़ों से, और फाइनली सक्सेस मिल गई आपको। तो वो क्या आपका माइंडसेट था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कोई एग्जाम दे रहे थे, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, कहीं इंटरव्यू में रुक रहे हैं, कहीं फेज 2 में रुक रहे हैं, फिर सडनली आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, तो वो माइंडसेट क्या होता था आपका उस टाइम पर? मुझे लगता है कि थकता हर कोई एक टाइम पे, मेंटली एग्जर्शन बोलो, जो कहो, पर थकान हर किसी को होती है। आई वुडंट कॉल इट डिप्रेशन, लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इसको, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई वॉज फीलिंग अ बिट डाउन, लो। और जब आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो, क्रैक नहीं कर पाते हो, और आपको लगता है अरे 1 साल और चला गया, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, एंड आप सोचते हो कि मुश्किल लग रहा है। बट मुझे लगता है कि one thing that separates people who actually crack anything in life, who achieve anything, any sort of goal that they have set for themselves, वो मुझे लगता है कि वो तभी आता है जब आप उस खड्डे में गिर के फिर भी ऊपर देखते हो, हिम्मत करते हो और फिर से चढ़ना शुरू कर देते हो। और वही जो गैप, जो आप जितना जल्दी बाउंस करते हो या कितना लेट बाउंस करते हो, वही इज़ द एक्स फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द क्राउड। वो मुझे लगता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर लाना किसी भी एग्जाम को देने से पहले लाइफ में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ये एग्जाम या कोई भी एग्जाम, राइट, वो एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आई डोंट थिंक दैट यू कैन एक्चुअली क्रैक एनीथिंग इन लाइफ। आपको वो बीइंग पर्सिवियर, आप लगे हैं दिन रात, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, आप उन नेगेटिविटी जो भी है उसको साइड में करते हुए अपने पे फोकस करते हुए कि मुझे अभी मैंने क्या सोचा था, और रिवाइज करते हुए डेली इन द मॉर्निंग कि मैं उठाऊँ, आज मैं 4 बजे उठ गया, मैं 5 बजे उठ गया, क्यों उठाऊँ, ये चीज़ करने के लिए। तो वो एक बोलते हैं ना आग, द बर्निंग डिजायर दैट यू नीड टू हैव इनसाइड योरसेल्फ, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, इफ दैट थिंग इज मिसिंग, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। वो होना बहुत ज़रूरी है टू कम आउट ऑफ दोज अप्स एंड डाउन्स। वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। दैट एटीट्यूड इज़ व्हाट आई थिंक डिफरेंशिएट्स सचिन तेंदुलकर फ्रॉम विनोद कांबली। So yeah, very well said. So if we talk about की moral support, right? So moral support is definitely needed in any journey. Yes. और जब हमारी जर्नी थोड़ा लंबी होती है then तो हमें कंपलसरी चाहिए ही होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या moral support था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा so that you could clear this examination? As I told earlier, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, they were very supportive of me. I mean, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, I mean, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे पहली बात तो उनका होना, उनकी वजह से ही हम हैं। एंड उनका मतलब दैट पॉजिटिव एटीट्यूड वुड ऑलवेज पुश मी। और मैं हमेशा से इस बात में क्लियर हो गया था कि अगर कुछ ये नहीं तो कुछ और सही, और कुछ और नहीं तो कुछ और सही, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो आई वॉज नॉट वरीड, बट टेंशन तो रहता है कि अभी कुछ करना पड़ेगा आगे, पर हाँ ये हमेशा मोटिवेशन मेरा रहता था। दूसरा मेरे जो मैं बता रहा था अभी, मैंने पहले बताया था, माय बिग ब्रदर दीपक दा, ही एक्चुअली हैज़ बीन द गाइड, ही हैज़ एक्चुअली पुश्ड मी बियॉन्ड माय लिमिट्स।
वो हमेशा ही वुड ऑलवेज टेस्ट मी. आई मीन एट टाइम्स यू फील लाइक आपको अंदर से गाली देने का क्या है यार, ये पीछे से लगा रहता है हर टाइम, इसको और कोई काम नहीं है, क्या कर रहे हैं सारा. बट ही वॉज ऑलवेज ही वुड tell me if I would wake at let's say 4:30 and if I'm sitting down at somewhere around 5 or 5:30, then you say what are you doing for half an hour or 1 hour, why are you wasting your time. ऐसे थोड़ा ना पढ़ाई होती है. आप उठो 15 मिनट में काम जो करना है आपको करो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद बैठ जाओ. बिल्कुल. So that kind of attitude, I think one of my father giving me that positive support and that of my brother always pushing me beyond my limits. I think those were some of the positive factors that actually motivated me. Then there is always the support of your friends who always are actually motivating you, or actually always guiding the, you should be, which I believe you should be very selective about your friends. मेरा friend circle थोड़ा कम है, ज़्यादा लोग नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि जो हों आपको बहुत चूज़ी होना चाहिए कि वो बंदा एक्चुअल में आपको लाइफ में पुश करेगा या खींचेगा. यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट दैट. सो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. अगर मैं कभी कुछ दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल देम अप. इवन हमारी कभी एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यश, उससे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कई कितनी बारी. वो लॉ से कुछ बोलता है, लॉ के साइड से, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो मैं वहाँ से आर्ग्यूमेंट, तो हमारे 1-2 घंटे के आर्ग्यूमेंट फोन पे ही चल जाते हैं. तो इस टाइप का मतलब फ्रेंड सर्कल होना, फैमिली होना, आई बिलीव इज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी क्रैक दिस एग्जाम. एंड एक चीज़ मेरे पिताजी बहुत अच्छी बोलते हैं जो विच आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्रेडिट हर किसी को दीजिए, एंड अगर फेल होते हैं तो केवल अपने पे लीजिए. बिल्कुल. सो दिस हैज बीन द सपोर्ट दैट हैज एक्चुअली लेड मी हियर. राइट. और अगर हम बात करें भी टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, सो डिस्ट्रैक्शन तो हम अपने पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं आजकल. yes. तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप कितना ज़्यादा इफेक्ट हुए, आपकी जर्नी में आपने किस तरीके से उसको फेस किया. ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन हमारे सभी के पास है, किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास. सबसे बड़ा तो हमारे पास मोबाइल के फॉर्म में ही अवेलेबल है. तो अब सपोज एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम इंस्टाग्राम अगर हम देखने बैठते हैं तो हम रील्स पे रील्स चलाते रहते हैं, पता नहीं चलता कब 1 से 2 घंटे हो जाते हैं. सो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया, और कितना ज़्यादा इन चीज़ों ने आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया या इफेक्ट किया. मुझे ऐसा लगता है जो टूल हमारे हाथ में होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं. आई मीन knife is a very good example. You can use it to chop vegetables, but at the same time you can use it to kill somebody. I mean recently a case हुआ था, you must be knowing about Delhi's all those things. तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी भी टूल को, even that this mental क्या बोलते हैं brain, the tool, the most powerful tool, उसको आप कैसे यूज करते हैं. आई मीन दैट इज द थिंग एक्चुअली विच यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, विच इज एक्चुअली लीडिंग टू दोस डिस्ट्रैक्शंस. आई मीन उनका दोष नहीं है. अगर आपकी जेब में फोन है तो आप निकाल के उसको देख रहे हैं. आई मीन दैट यू हैव टू चेंज, दैट एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज फर्स्ट थिंग. मेरा पर्सनली जो डिस्ट्रैक्शन रहा है, मेरे भी बहुत इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं. आई मीन मेरा जो टॉप मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रहा है वो रहा यूट्यूब. आई मीन आई डोंट नो, आपने भी यूपीएससी की तैयारी की, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे और कोई रिकमेंडेशन में आ जाता है और धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलता आधा 1 घंटा कहाँ चला जाता है. वो तो होता रहता है, यू हैव टू फाइट इट आउट. एंड आई बिलीव इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इट्स वेरी नॉर्मल. द थिंग इज, अगर आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर, एज सून एज द रियलाइजेशन सीप्स इन, कि आपको पता चलता है कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, at that very moment you should close that window, tab or phone or whatever, keep it aside and again come back. वो आपको, it's okay. I mean you should not be feeling bad about it or punishing yourself because that time is already passed. Now move on. उसको साइड करके आप वहाँ पे फिर से अपना उसको यूज कीजिए. तो मुझे ये लगता है that it is a very beneficial tool, क्योंकि मैंने भी जो आधी मेरी स्टडीज थी वो ऑनलाइन उसमें शुरू की, ऑनलाइन से ही कर रहा था. तो it is a tool that you can actually use to push yourself towards your goal, or you can push yourself towards the destruction that you don't want. तो वो आपके हाथ में है. मैंने I try to mend it towards my career, my goal. बाकी you better know for yourself. राइट. तो फ्रेंड्स, यही कि अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर दोनों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं. यू आर नॉट सपोज टू ब्लेम एनीथिंग और एनीवन एल्स
अदर देन यू, ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर के लिए। सो फाइनली चंद्रेश, अगर हम बात करें, सो आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 6 to 7 years ऑफ प्रिपरेशन, फाइनली यू गॉट सक्सीड। तो उसके बाद की जो फीलिंग थी जब आपने अपना रिजल्ट देखा वहाँ पे PDF में, तो मतलब कैसा लगा आपको? वो उस समय आपके मन में क्या है, क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट? एक्चुअली उससे पहले मैं एक एनेक्डोट पीछे थोड़ा सा जाना चाहूँगा रिजल्ट से पहले। इंटरव्यू जब क्रैक हुआ था, इंटरव्यू जब दे के मैं वापस आया था, तो आई एक्चुअली हैड दैट काइंड ऑफ, कभी कभी आपको पता चल जाता है दैट फीलिंग दैट यू हैव, दैट सिक्स सेंस, यू ऑलरेडी नो कि इंटरव्यू अच्छा गया, मे बी देयर आर चांसेस, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी, एंड एट दैट टाइम ऑलरेडी लाइक आई वाज फीलिंग दैट कि शायद हो जाए, क्लियर हो जाए। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू माय मदर, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज ऑलमोस्ट चोक कि शायद हो जाएगा। तो एक फीलिंग उसी टाइम पे आ रही थी थोड़ी थोड़ी। बट दैट डे व्हेन द रिजल्ट केम, I mean, because I was expecting, I was thinking कि शायद नहीं हो पाएगा। राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सोचते हो कि यार सोच रहा हूँ नहीं होगा। वो हर एग्जाम में ऐसा होता ही, हम जब भी कुछ देख रहे थे दोनों चीजें चल रही होती, हो भी जाएगा नहीं भी होगा, हाँ, तो वो डायलेमा रहता है मन में। डायलेमा रहता है बिल्कुल। तो मुझे याद है, I was sitting there in the kitchen and with my mother, and I think I saw the notification of EduTap or some other coaching center, and then I went down into the ground floor, and I was checking it in the laptop. There was that anxiety that is there, and as soon as I saw my roll number, I was actually very relieved. I would say firstly. Then I went up in the first floor. I told my mother, she was happy. I told my father, he was happy. Then I was telling my brother, and I had like a little bit of tear in my eyes that finally I have made it through. I was like, it was kind of a surreal moment. आपको नहीं लग रहा होता, आपको लगता है अरे सही में हो गया क्या, मतलब because you have been dreaming about something for that long. So that was the kind of experience that I had. एक वो satisfaction भी होता है that now we are out of this cycle, जो कि हम लगे हुए continuously लगे हुए efforts लगा रहे हैं, उस cycle से अब हम बाहर आ सके। Now we can plan something else, but right now हमारे पास कुछ तो है अभी। कुछ तो है, yes. वो टेंशन जो रिलीव होती है ना, I mean वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो किसी को, स्पेशली आई मीन जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप भी they can better understand that जो टेंशन एकदम से जाती है, आप समझ सकते हो कि चलो आगे भी ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज स्टिल विल बी देयर इन द जॉब, पर आप फिर ये हो जाता है कि आपको चलो कम से कम एक पढ़ाओ तो पूरा हो गया, नाउ आई कैन लुक फॉर द नेक्स्ट फेज इन माय लाइफ। राइट। सो चंद्रेश, if we talk about एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिकली, सो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 एग्जामिनेशन, सो फेज 1 एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है। जैसे कि हमने देखा कि 2021 के पहले जो कट ऑफ था उससे सडनली हाफ कट ऑफ आया 2021 वाले एग्जामिनेशन में, तो जिसमें कहीं ना कहीं क्वांट रीजनिंग प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। सो हाउ डिड यू टैकल दीज कंपोनेंट्स, क्यूआरई एंड जनरल अवेयरनेस इन फेज 1 एग्जामिनेशन? Again, Ismail, I like to share one anecdote. A very good friend of mine, Nikhil, he's a South Indian Kannadiga. Nikhil, if you're watching this, then he actually told me while our civil services preparation that whenever I see that the exam is actually the paper is very tough, he said the very moment as I see that the paper is very difficult, I am on the rooftop, because I know अगर मुझे tough लग रहा है exam, तो सबके लिए tough होगा। बिल्कुल। So he says I'm relieved, and at that time I'm giving my best a little bit more than I should have been. The same feeling was with me this time around. I was a bit relaxed actually. मैं तो शायद सोच भी रहा था कि एग्जाम दूँ ना दूँ, मुझे लग रहा था क्या इस बार। So I was already relaxed, and I remember when I came out of the exam hall in phase 1 exam, I thought exam शायद थोड़ा tough होगा, मेरा तो ऐसे ही गया exam, and but when I saw the review of other people saying no, it's very tough. And that's when I realized that the thing that came back to me, the thing that he had said. So that thing I believe कि लोग बोलते हैं अरे यार पेपर इजी आना चाहिए, I believe मेरा थोड़ा सा उल्टा है। जो भी बंदा अगर क्रैक करना चाहता है इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को, आप एक्चुअली एक्सपेक्ट करो कि पेपर डिफिकल्ट आए, आसान ना आए,
क्योंकि जब डिफिकल्ट आता है ना तो कट ऑफ नीचे चली आती है और आधे लोग प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। इनफैक्ट वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा और उसको तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो चीज आपको डिफरेंशिएट कर देगी वहां पे, वो आपको उस भीड़ से आगे पुश करके अगले राउंड में पहुंचा देगी। सो आई बिलीव ऑलवेज विश दैट द पेपर इज डिफिकल्ट, नेवर विश दैट द पेपर इज इजी। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू क्रैक एन इजी पेपर, क्योंकि बहुत लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं और यही फैक्टर जो है वो उनको आगे ले जाएगा। तो प्लीज प्रे किया कि डिफिकल्ट हो पेपर, ना कि इजी हो। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी अदर साइड ऑफ कि किस तरीके से पेपर डिफिकल्ट आता है, उसका आप किस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। तो यू कैन सी दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। सो इफ वी टॉक अबाउट क्वांट रीजनिंग, सो आपने कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज अगर इफ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन, सो वी गेट वेरी लेस टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक वो पैनिक भी रहता है हमारे मन में, नर्वस भी होते हैं हम, और कहीं ना कहीं चीज टाइम भी हमें कम मिलता है जनरली, क्योंकि कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ी हो जाती है, सो वी गेट वेरी लेस टाइम। सो डिड यू कवर द एंटायर टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स अंडर क्वांट एंड रीजनिंग, और आपने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही किए थे जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल थे? पहले क्वांट की बात करता हूँ। बिल्कुल। क्वांट में आई हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग इवन फॉर द लास्ट ईयर 21। सो क्वांट के लिए आई हैड सीन सम क्लासेस ऑनलाइन, यूट्यूब रोधा क्लासेस एक ऑनलाइन है, वो मैंने ऑलरेडी देखी हुई थी। तो मैंने एक्चुअली जो नोट्स मेरे प्रिपरेशन थे, मैंने क्या किया था कि उनके जो वीडियोस आते थे यूट्यूब पे, आई यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी स्क्रीन एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज। आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड लास्ट ईयर and after that what I did is I compressed them to a revision which I could see daily. So daily I could cover like 3-4 topics for that particular quant. So I mean a chapter I would bring it down to somewhere around 1 or 2 slides. So accordingly मैं revision मेरा रहता था। क्वांट में मैंने मतलब जो मेरा प्रिपरेशन लेवल था या प्रिपरेशन जो मेरी ज़्यादा थी, क्योंकि वो कैट के लिए पढ़ा थे, तो कैट के लेवल पे थोड़ा था उसमें जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो इसलिए मुझे क्वांट में भले मेरे मार्क्स शायद 1 या कुछ ऊपर ही आए हैं कट ऑफ से, बट आई डिड नॉट फाइंड दैट प्रेशर। और क्वांट में मुझे लगता है जब आप बैठे हो एग्जाम में, वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव विद योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको मॉक टेस्ट देने, सबसे पहले मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि दैट इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम, विच आई बिलीव कि आपको सबसे पहले देखते क्वेश्चन समझना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिए कि कौन से 10 या 15 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ दोस 30 क्वेश्चन। तो वही मेरी स्ट्रैटेजी थी दैट 4, 5 या 10 क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा एंड अकॉर्डिंगली और इसमें लेकिन आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तुक्का ला के आ जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट फ्लूक, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। देन आई विल कम टू रीजनिंग नाउ। रीजनिंग में एज सच आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ, एक कोचिंग से मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी, वीक पॉइंट ऑफ माइंड वाज सिलॉजिज्म, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया था। देन देयर इज इनपुट आउटपुट, उसके लिए मैं मॉक टेस्ट में थोड़ा प्रिपेयर करता था। रेस्ट जो पजल्स एंड ऑल होती हैं वो तो आपको मॉक इंटरव्यू देने पड़ेंगे, सॉरी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे एंड आपको उसी में बार बार आपको देखना पड़ेगा कि पजल कैसे सॉल्व करनी है। आपको थोड़ा सा लेवल अपना धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से ही होता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता रीजनिंग में कोई आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप वहाँ पे बैठे हो एग्जाम में, तो मॉक टेस्ट से आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, कौन सी पजल एक्चुअली दे आर एक्चुअली टेस्टिंग यू, कि पजल आसान भी होती हैं और पजल टफ भी होती हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि पजल कौन सी आसान है, कौन सी टफ है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट। मतलब आपको 60 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको उन 60 में से यू हैव टू मेक अ पूल ऑफ समवेयर अराउंड 30 और 40 क्वेश्चंस, जो आपको विद इन दोस 45 मिनट्स, क्योंकि अब तो टाइम भी आ चुका है उसमें, तो विद इन दोस 30 ऑफ 45 मिनट्स आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये टारगेट लेके चलेंगे आप, आराम से समवेयर अराउंड 20 आप स्कोर कर लेंगे एंड आप कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी एंड फेज 1 भी क्लियर हो जाएगा उसमें। राइट। फ्रेंड्स, यू कैन सी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रेश ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है फॉर द मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस पैटर्न में आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से स्किप करने हैं। द बेसिक बिहाइंड द मॉक टेस्ट इज प्रैक्टिस। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो दैट वी ऑलरेडी से इन अवर सेशन दैट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे चंद्रेश की भी सेम स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा सॉल्व किए फॉर स्पेशली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग वाले कंपोनेंट के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट है फेज 1 में 80 मार्क्स, तो उसको आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया और किस तरीके से प्रिपेयर किया वो कंपोनेंट?
जनरल अवेयरनेस के लिए एज माई बैकग्राउंड वॉज ऑलरेडी इन सिविल सर्विसेज, सो स्टैटिक पोर्शन भी कभी कभी पूछते हैं थोड़ा हो, तो मुझे उसमें थोड़ा उतना दिक्कत नहीं था. करंट अफेयर्स से लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट. उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है. फॉर दैट आई वॉज वॉचिंग अनदर यूट्यूब course of Percham classes that I was going through, which I had already started since July 2021, and I used to continuously revise, and I think last के 6 months specifically I was revising them continuously for the last 6 months. I think the exam was conducted in around April or May, and उससे पहले के जो around December or January I was constantly revising them again and again, those things. And one aspect of that was this. The other aspect was what I did was from AduTap I was focusing upon reports and indices and indexes, and जो अभी वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स आती रहती है, वो सारा जो था मैं वर्ल्ड बैंक से देखता था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इनसे भी फंसते हैं जो फेज 2 के क्वेश्चंस होने चाहिए पर वो फेज 1 में भी पूछते हैं. तो वो क्वेश्चंस भी एडुटैप की हेल्प से मैंने जो उनके कुछ PDFs रहते थे उनसे मैंने पढ़ के एग्ज़ाम देने गया था. एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई क्रैक्ड फॉर जनरल अवेयरनेस. आई वुडंट से माई स्कोर वाज वेरी ह्यूज, इट वाजंट लाइक समवेयर अराउंड 70-80, इट वाज अराउंड 35 समथिंग, बट आई थिंक इवन दैट वाज अ गुड स्कोर फॉर काइंड ऑफ डिफिकल्ट पेपर. दिस टाइम इट वाज फॉर जनरल अवेयरनेस. एंड बट मुझे लगता है एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रिविजन इज़ द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. आप बिना रिवीजन के ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवीजन की एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया. आई मीन यूपीएससी में तो आपको पता ही है 4-5 बारी यू हैव टू मग इट अप. जब तक आई मीन माय ब्रदर यूज्ड टू से कि अगर रात को 4 बजे भी मैं तेरे को थप्पड़ मार के उठाऊं और तुझको पूछूं कि आर्टिकल 142 किस चीज़ के लिए है, तो फटक से उठ के तुझे जवाब देना चाहिए. सो दोज थिंग्स आई बिलीव शुड बी देयर. आई मीन आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो करो, बार बार रिवाइज करो, वो आपको बार बार, क्योंकि एक बार में दिमाग में बात नहीं बैठने वाली. आपको लगेगा ऐसा बैठ रही है पर नहीं बैठती है. आपको रिवाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स. आपको डेली बैठना पड़ेगा, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आपकी कैपेसिटी है. आप देखिए कितना आपका ग्रास्पिंग पावर है. अकॉर्डिंगली मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. डेली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि सर कितने मंथ से करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे फेज 1 से पहले. तो आप सुन सकते हैं, जनरली हम भी यही बोलते हैं कि आपको 6 मंथ से आइडियली करंट अफेयर्स आपको कवर करने ही करने हैं. बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है या आपने लेट स्टार्ट किया, आपको 3 मंथ से एटलीस्ट करने ही करने हैं. बट अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, सो यू शुड कवर एटलीस्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको 6 मंथ से करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपको कवर करने ही करने हैं. तो अगर चंद्रेश हम बात करें कुछ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो जनरली इस एज में हम सब, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं सेटल हो रहे होते हैं, कईयों की शादी भी हो जाती है, कई फॉरेन घूम रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें देखकर आपको नहीं लगता था यार कि मैं शायद लेट हो गया या मेरा कुछ डिसीजन गलत था प्रिपरेशन करने का? कुछ ऐसा फैक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में? ख्याल आते हैं, बिल्कुल आते हैं ख्याल. और ये ख्याल आना गलत नहीं है, या ख्याल ऐसा नहीं है कि अगर ख्याल आ रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो. ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ ह्यूमन, यू नो, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं. तो वो आपको आता ही है कि यार वो बंदा ऑलरेडी मेरे साथ का 5-7 साल से काम कर रहा है, हिज पैकेज इज ऑलरेडी अराउंड 20-25, ही इज इन IT सेक्टर, लिविंग अ पॉश लाइफ, इतना बढ़िया एकदम जी रहा है. डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? शुड आई हैव टेकन सम अदर स्टेप्स इन माय लाइफ? यू डू क्वेश्चन दो, यू नो, योरसेल्फ. और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग दोज टाइम्स you need to tell yourself and you need to again come back and revise अपने दिमाग में फिर से कि आप किस चीज़ के लिए actually when you started, you know, आपके दिमाग में क्या motivations थे, what you actually were focusing upon. Those are the aspects that I think that after thinking about these things should be the answer to your questions. तो कभी भी ऐसे ख्याल आते थे मेरे दिमाग में, what I used to do, मैं पढ़ने बैठ जाता था, या फिर ऊपर चले गए मम्मी पापा से बात करने, या कोई और चीज़ कर ली. बट डिस्ट्रैक्ट एज इन कि आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप ये बता रहे हो कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगी, आज नहीं तो कल. नहीं मिलेगी तो एज आई सेड अर्लियर, कुछ नहीं तो कुछ और से, कुछ और नहीं तो कुछ और से. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट आई बेसिकली डिड व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट अदर पीपल एंड आई नो ये सब फितूर है, चला जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो बेसिकली हमारा वाई हमें क्लियर होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जर्नी में. यस, आई बिलीव, जस्ट आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि आपको, यू हैव टू बी, इवन वी रीड इन मैनेजमेंट कि यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर गोल व्हाइल सेटिंग योर गोल.
you have to plan, you have to make the blueprint, you should know actually why you are doing what you are doing. अगर आपको वो फंडे क्लियर नहीं है तो आप भले एग्जाम निकाल भी लोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे जॉब, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे थे. तो मुझे ये लगता है कि वो जो चीज़ें हैं आपको बहुत एकदम क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मुझे आरबीआई का एग्ज़ाम निकालना है, ऐसे निकालना है, ये चीज़ें करनी है. तो वो अगर आप क्लियर हो तो ये क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि येस, दिस इज़ द रीज़न दैट आई स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर दिस पर्पस. सो दैट्स दैट. अब शादी के क्या प्लान है आपके? फिर फाइनली सिलेक्शन भी हो गया, प्रिपरेशन भी हो गई. शादी का एज़ इन अभी कुछ सोचा नहीं है. मतलब घर में तो लेकिन एक टेंशन रहती है कि अरे, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन इन माय सिबलिंग्स, तो ये होता ही है कि अरे ये तो कहीं हो जाए, इसका कहीं जॉब लगे तो फिर बात करें आगे. बट या आई हैव टोल्ड माय पेरेंट्स, आई टोल्ड देम आई थिंक द डे आफ्टर द एग्जाम कि आप यू स्टार्ट लुकिंग फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी. But I don't have any preference as such. I told them, so this is how it's going right now. एक बहुत बड़ा फैक्टर एक और होता है जनरली, जो एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो थोड़ा सा 25 प्लस हो जाते हैं और स्टिल प्रिपरेशन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाला जो एस्पेक्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम जनरली निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी निगलेक्टेड. आई थिंक उस पर कोई बात नहीं करना चाहता. तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपका कुछ ऐसा था सीन कि आप मतलब कहीं इन्वॉल्व थे और वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको स्ट्रेंथ दे रही थी, आपका वीकनेस का रीजन बन रही थी? कुछ ऐसा था आपकी जर्नी में? You're talking specifically about love relation? या राइट. नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं था. आई मीन जो चीज़ें थी भी, आई डोंट जनरली टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बट आई बिलीव दैट दोनों किस्म के लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से एनर्जी लेते हैं टू क्रैक देयर whatever dream they want to fulfill. और कुछ लोग होते हैं जो want to go through a soul journey. I believe I am in that latter category. Okay. मैं पहले वाला नहीं हूँ. और पहले वाले में भी मुझे लगता है that the support, you need to be very choosy about your partner. That he should be understanding, supportive. You know, it's not like कि 11-12 बजे तक बातें चल रही हैं, चैटें चल रही हैं, जाकिर खान says. So वो आपको, अगर वो डिसिप्लिन आप ला सकते हैं लाइफ में, ये मोस्ट वेलकम टू इंगेज इन रिलेशनशिप्स. अगर वो आपको लगता है वो पर्सनली आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए. एंड यू शुड बी गोइंग ऑन दैट सोल जर्नी. मैंने पर्सनली चूज़ किया था दैट आई गो फॉर दैट सोल जर्नी, और मैं ज़्यादा फोकस करूँगा अपॉन माई सेल्फ रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट फोकस टू माई पार्टनर. राइट. सो ठीक है, बात करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फेज 2 एग्जामिनेशन. फेज 1 के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी टॉक अबाउट फेज 2 एग्जामिनेशन, जो कि विच इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट, राइट? सो लेट्स बिगिन विद एफएम वाले कंपोनेंट के लिए. सो व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर एफएम, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव? I'll say specifically for FM, I relied on EduTap. And I'm not saying this to promote them. Genuinely, I was actually, I have been with this coaching center, I think, since 2018. मैंने 2018 में भी ज्वाइन किया था. I had some material, but I never looked to that material. और उसके बाद again, because I came back in 2022 for SEBI examination, तो उसकी वजह से मैं फिर से, मेरे पास अभी material पड़ा हुआ था. So it was more of like revision. तो मेरा जो जितना source था for that objective and descriptive was EduTap. Having said that, जो डिस्क्रिप्टिव का जो फोकस था, क्योंकि मैंने आई हैड नॉट एनरोल्ड इनटू द स्पेसिफिकली आरबीआई कोचिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मैंने वो जो था वो मेरा प्रिपरेशन शायद थोड़ा सेबी में टाइपिंग की वजह से ऐसे जो करते हैं वो थोड़ा सा हेल्पफुल था. एंड थोड़ा ऐसे हेल्पफुल था बिकॉज आंसर राइटिंग की हमको ऑलरेडी प्रैक्टिस रहती है, हाउ टू मेक पॉइंट्स एंड हाउ टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू समराइज. वो सारी चीज़ें मुझे लगता है आई हैड ऑलरेडी दोज थिंग्स विद मी, सो आई डिड नॉट स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव. आई वाज आई थिंक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि आई कैन राइट समथिंग और द अदर, एटलीस्ट आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन. इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था मुझे. बट या ऑब्जेक्टिव जो मटेरियल वॉज प्रोवाइडेड बाय EduTap, बट डिस्क्रिप्टिव में लिखने का वॉज ऑलरेडी देयर विद मी.
So that was for finance and management. ओके सो अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, राइट? फाइनेंस की हम बात करें, बहुत ही स्कोरिंग कंपोनेंट है. सो डिड यू डू एनी सेलेक्टिव स्टडी, और आपने उसको एंटायरिटी में पूरा कवर किया था, फाइनेंस वाला जो भी टॉपिक था, व्हाटएवर सिलेबस इज देयर इन द नोटिफिकेशन? फाइनेंस के लिए when I was preparing for SEBI way back in January this year, at that time I had covered it extensively, पूरा comprehensively मैंने पढ़ा था उसको. Each and everything I had gone through again and again because I had already studied it in 2021. तो 2022 में मेरा revision भी हो गया था, and I remember I think I should have brought my diary, those notes I should have shown it to you, but I had made very crisp notes. I mean, in one page, what I used to do, I used to draw a line in between the page, and I used to write like with very like चीटी के जैसा, like बहुत छोटा छोटा लिखता था उसमें. And I made like let's say for instance management का जो सबसे पहला chapter है about Maslow and all those motivation. एंड तो मोटिवेशन का जो पूरा सिलेबस था वो मैंने एक पेज में कवर कर दिया था. अकॉर्डिंगली मैंने सारा मैनेजमेंट में और फाइनेंस में भी मेरा यही प्रिपरेशन था, दैट आई वाज बीइंग वेरी आई कंप्रेस्ड द नोट्स एज मच एज आई कुड, एंड यस आई वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट, एंड I also took the help of summary sheets that you guys provide, and some points, for instance inflation और वो सारी चीज़ें होती हैं, those things I used to go a little bit in detail, but ये था कि I completed it comprehensively, extensively, पूरा ही मैंने किया था. I did not go selective because you never know what they're going to ask in the exam, so you have to prepare extensively, especially for finance because it is a scoring subject after all. Right. So guys, this you need to remember that you have to cover entire component in its entirety. ठीक है, आप उसको ऐसे नहीं कवर कर सकते मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ and I can skip some of the topics. So you should keep in mind that you have to cover the entire chapter in its entirety. ठीक है, जो भी कंपोनेंट ESI, FM चाहे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोई भी हो, आपको पूरी तरीके से कवर करना है. इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम. अगर आपके पास टाइम कम है देन इन दैट केस आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स के लिए जा सकते हैं. सो चंद्रेश, वी टॉक अबाउट स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. सो क्योंकि आप तो यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं होते या जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. सो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें कॉल भी करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, एंड आई एम नॉट एबल टू राइट इवन वन पैराग्राफ. सो उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि आई विल शेयर एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद रिगार्ड्स टू सिविल सर्विसेज. मेरा ये एक्सपीरियंस था when I started in the beginning. You're not able to think of the material. आप एक दिन पहले एडिटोरियल पढ़े होते हो और आपको ये पता नहीं होता कि अभी लिखना क्या है. 2 लाइन से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होता उस टॉपिक के बारे में. So these things are very common, and I believe you, in order to achieve your goal, you need to understand that the champion who started was a novice once. Right. So he also was struggling at one point of time. So it's nothing new. कुछ नया नहीं है वो. आप 4 लाइन लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 4 लाइन लिखिए. आप उसके बाद अगले दिन टारगेट बनाइए, आई ट्राई टू इंक्रीज इट टू 6 लाइन्स. देन आप टारगेट बनाइए कि 10 लाइन्स का बनाइए. एंड दैट्स हाउ आई बिलीव आप you can work upon your strategy. I remember I was seeing one video of Sachin Tendulkar. I'd like to share one more anecdote. Though he was telling when he landed, for his first match, and he was not able to face the fast bowlers, and he thought, oh my God, this is like the worst decision that I could make in my life. Then what he did in the next match is that he thought कि ऐसा करते हैं, I'll just make a target कि half an hour में टिक जाऊँ, कि half an hour में टिक जाऊँ. And that's how slowly and slowly he could understand the pace, and that's how he understood कि हाँ यार मैं तो खेल सकता हूँ. And I believe that is the strategy that you need to understand, क्योंकि even you must be knowing कि जब हम आंसर राइटिंग करते थे तो स्टार्टिंग में it is always around 20 minutes 30 minutes that you are able to write the answer, and you have to bring it down to somewhere around 11 minutes 10 minutes even down to 7 minutes. तो वो स्टार्टिंग में एक सपना ही लगता है कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा. बट आई बिलीव यू हैव टू बी very stubborn about what you actually want, what you want to do, and you have to be very as I said earlier, and I'm using these words again and again to make you understand ki the importance of these words, being consistent, being perseverant, and being sincere in your efforts. So I believe these are the things that you have to focus upon. आपको लगना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा. बैठना like sitting down is a must. पेन उठाना पड़ेगा, भले पेन से शुरू कीजिए, आप टाइपराइटर से शुरू कीजिए, और आपको लिखना पड़ेगा. 4 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, पर आपको शुरू करना पड़ेगा. You have to at least start. I believe that is how you become a champion.
सो फ्रेंड्स, यही है बीइंग ह्यूमन। हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डे वन पे सारी चीजें मिल जाएं, बट यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रोसेस में आपको लगना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन बिकम एक्सपर्ट, एंड ओनली देन यू कैन क्लियर एनीथिंग और अचीव एनीथिंग। तो उन सारी चीजों में आपको फोकस रखना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिसके मन में डाउट भी होता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबके साथ वही है। आज जो टॉपर बैठे हैं उन्होंने वो चीजें फेस की है कभी ना कभी, आपको ही फेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड बिलीव मी ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, सो यू कैन इजिली अचीव कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। नाउ चंद्रेश, इफ वी टॉक अबाउट ESI वाले पेपर का, सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू ESI? ESI static portion was already covered. हाँ, एक डाउट मेरे मन में और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि ESI स्टैटिक का वेटेज इज वेरी लेस, सो शुड वी स्किप दैट पार्ट, कि हम उसे कवर करना चाहिए कि स्किप कर देना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए करंट अफेयर्स में ESI वाले कंपोनेंट में। सो इसके रिगार्डिंग क्या है आपका ओपिनियन कि किस तरीके से हमें इसको टैकल करना चाहिए? I believe it's like saying कि क्या मैं अबाउट फाइनेंस पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैं तो सीधे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आप पढ़ने बैठिए पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। when they'll be talking about monetary policy, repo rate, basis points, all those things, so you have to at least clear your basics. आप you cannot just start कि let's start from whatever I want to. You have to at least start from your basics, and I believe those basics are built from learning about static. So current में भी if you want to go, you have to first focus upon your basics, and that is the static portion. So it's not just about scoring in the exam, it's also about understanding what you are reading. Because at the end of the day, आप जिस job के लिए prepare कर रहे हैं, उनके concept तो आपको पता होने चाहिए, because वो job में ही काम आएंगे आपके. Right. So these are the aspects I believe static. You should not look it from exam perspective, from scoring perspective. Rather, you should look it to understand the current portion. Right. That is what I believe is static, because I believe static का उन्होंने पूछना बहुत कम कर दिया अभी in recent years. But आप you take it as that you are learning the basics of what they will be actually talking about in the current affairs in the paper. Right. So your understanding will be very clear rather than mugging up. I think आपको ज़्यादा अच्छे से तब याद होगा जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, when you will be actually understanding the meaning of that particular word which will be there in the static portion. So that's how I believe your strategy should be. Right friends, तो आपको ये सारी चीजें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, rather you have to think that कि मुझे ओवरऑल चीजों को समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, which will definitely help you for examination as well as for interview, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। सो आपको उसको इस तरीके से नहीं देखना कि मुझे सिर्फ एग्जाम ही क्रैक करना है, तो इस चीज को आप माइंड में रख सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पेपर, सो उसमें तो हमारा अलग से हमें प्रिपेयर नहीं करना होता है, जनरली जो हमने पढ़ा हुआ है हमें उसे ही एप्लीकेशन में लाना होता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? Descriptive actually, though I did not score so much, but the preparation that I had already for SEBI exam, that came in handy for this exam. Right. So if in SEBI they had the what I believe, because you had to complete everything in an hour, so you had to be very fast. So actually it became a bit easy for me, because people were complaining about कि 600 words दे दिया essay में, but I was able to do that easily because मैं already that एक घंटे का मेरा practice था. Right. So that's how I approached the exam, even for the pressy writing and for the comprehensive passage, and then for the essay. All those things I think I had already prepared for that exam, and as I'll say that thing again, and because I am an UPSC aspirant, so जो हमारा essay का preparation रहता है वो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं उसके लिए ड्यूरिंग आवर सिविल सर्विसेज डे, ड्यूरिंग दोज प्रिपरेशंस, तो वो मुझे उसमें वैसे कोई इशू नहीं आया। एंड या वन थिंग आई वाज दिस टाइम फोकस्ड अपॉन इज बिकॉज मुझे पता था कि फाइनेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गोइंग अपॉन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक्स व्हेन चूजिंग द एसे। आई टुक द अदर वे अराउंड, आई टुक मोर ऑफ काइंड ऑफ that there was this topic about something about peace and all. I focused upon that topic and I wrote about that topic in the essay. So that was my general strategy for essay writing, pressy and comprehensive passage. Right. और if we talk about phase 2 mock test, तो आपने mock test phase 2 के लिए भी दिए थे? No, not specifically for RBI. Neither for objective nor for subjective.
I mean, I'm not saying that you should not give it, but in my case, as I said earlier, I had that kind of experience specifically for descriptive. Objective, I had already prepared early on in this year. That for those a month or so before the exam, I did not specifically prepare either for objective or descriptive. But what I did was, because I was preparing for another exam, Uttarakhand PCS exam, so that descriptive was also helping me for that, for this exam. Right. So that's how I actually skipped. I did not go for any mock test, but I wouldn't recommend it to anybody, who's coming, for this exam this year. Rather, I'll say that you should be giving mocks as much as possible. अगर आपको एक कोचिंग सेंटर 2-3 जहाँ से मिलता है आप लीजिए, लेकिन मॉक्स ज़रूर दीजिए, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम. आपका टाइमिंग बैठेगा अकॉर्डिंगली, एंड आप तभी समझ पाएंगे कि हाउ आई हैव टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम. एंड एक और चीज़ मुझे लगता है हेल्प होती है मॉक टेस्ट से, कि इट इज़ काइंड ऑफ द स्टिम्युलेटर, कि आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसा रहेगा, क्या माहौल रहेगा. उसमें भी थोड़ा हेल्प लगता है, और थोड़ा सा टेंशन मुझे लगता है रिलीव हो सकता है आपका उसमें. सो दीज आर द थिंग्स आई बिलीव यू should be giving mock test, but yeah, in my case I did not. राइट. सो अगेन गाइज, यहाँ पर भी मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो चंद्रेश ने अपने पर्सनल लेवल पे नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ था. बट बीइंग अ फ्रेश एस्पिरेंट, आई वुड रिकमेंड कि आपको मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं एट एनी कॉस्ट. तो उससे आप नहीं बच सकते हैं इफ़ यू वांट योर सिलेक्शन. सो आपके सिलेक्शन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉक टेस्ट, जो कि आपको देने हैं. इससे आपकी जर्नी जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और ईजी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन लेना. सो नाउ वी टॉक अबाउट इंटरव्यू. तो इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है एस्पिरेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं बहुत ही रेयर इंटरव्यू में अपीयर होते हैं. तो कहीं ना कहीं उनके मन में फोबिया भी होता है कि इंटरव्यू जो पैनल होता है, दे आर वेरी हार्श ऑन द एस्पिरेंट्स. तो ऐसा क्या एक्चुअल में है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं जो इंटरव्यू पैनल होता है हमारा? For me personally, they were not. I mean, they would drill you, and it is not more of a drilling. I believe it is more of testing waters. Like they're trying to know your personality. And मुझे ऐसा लगता है कि it depends from person to person. They are, I believe, because what I have heard from is even during that same day, one of the guys who had gone interview before me, he also said that they were very harsh and they said some things to him. They were very rude. But nothing of that sort happened. In fact, I even remember people used to say that Chairman sir, he just has that poker face. But in my case, he was like looking at me and smiling and all those things. So the experience itself, like I did not feel those that kind of harshness that people talk about. Right. Yeah. So how many members were there in your interview panel? There were 6 members. Okay, yeah. Including chairman. Including chairman. Right. So what kind of questions were there in your interview, starting from when you entered the hall? Then what was the first question that they asked you? Actually, they had tried to Google my school. And they Googled something wrong in front of you. No, they had already done it. Okay. And so they said that where is this school in Anwari? I don't remember the name. So I said I did not understand first. But what are you asking me? And then he said no, this is school, right? You have written it AVBL something. Oh, then I said no sir, this is school. Oh, he said okay. Then after that the sir actually he started asking me HR questions. So what were you doing after 2015? So I told preparation. Then he asked me about preparation of civil services. I told him about that. Then then he asked me about why do you want to join RBI? So I had already prepared an answer for that. I was reading one book. I think Anchit sir told about that book, Who Moved My Interest Straight by Duvuri Subbarao. So I had already finished that book and I had already prepared one answer from it. So I told him that, and again he said something. He threw that answer back at my face. And then I told him that again with a good answer. So that was it for the HR questions. After that, what followed was a blunder from my part. That they started, one sir, the other sir, he started asking me questions related to economics and RBI. And I was blank at that time. I was not able to answer anything. But slowly I regained my Yeah, sure. So slowly I was able to regain my momentum, and I was able to answer the questions after that. And so basically what I felt that my interview started from very low and it climbed up the stairs. And that's how, like, in the end, I believe even
chairman sir was interested and he asked me like 2-3 questions. I think more of 4-5 questions, and after that they asked me to leave. Right. So also what happens sometimes that being an interview aspirant, we are not able to answer few of the questions, right? Which I think they deliberately asked us. So what should be the strategy in that case, whether we should make a blind guess or we should say, sir, sorry, I will read about it. So what should be the strategy with respect to these kind of questions or these kind of situations? I'll tell you what he asked me. Like in the beginning, first he asked me what are the indicators of the slowdown of economy, and I told him 1 or 2 things, but I was not able to recall much. So I told him after that, sir, sorry, sir, I'm not able to recall. And after that, he asked me, okay, tell me about the liabilities of RBI. And I went blank again, and I just told him, sir, currency, and after that again I went blank, and I did not take much time. I just within 2 or 3 seconds I told him, sorry sir, I'm not able to recall. Then he asked me about liability. You know, he was trying to create pressure, and then again he said, so yeah, you know the meaning of liability, so then tell me what are the liabilities of RBI. So again I I was not able to recall, and I froze at that moment, and I told him, sorry sir, I'm not able to recall. Again I said the same thing. So I believe rather than bluffing, you should be honest to yourself. Right. Then you will be more honest to the person who is asking you the question. So after that, they asked me. After that, the interview went a bit smooth. But I believe if you don't know the answer to some question, do not attempt to answer or do not attempt to guess the question. Rather, what I believe is that you should straightforwardly say that, sir, sorry sir, I was not I'm not aware of the answer, or you could just say, sir, sorry, I'm not able to recall, as it was in my case. So I'll say just don't bluff and be very quick in telling that, sorry sir, I'm not able to recall. I think that's what should be your strategy, because they are otherwise very well experienced. Yes. And they know where we are bluffing, and They'll catch you. They will definitely catch us. Yeah, right. So Chandrash, if you talk about mock interview, so क्या लगता है आपको कितना important है mock interview before actual interview? So did you appear for any mock interview? Yes, I did. I was with 2 or 3 coachings, and one of those was EduTap, and I did give mock interviews. But it was more of an online thing. But you do kind of understand the kind of questions that they'll be asking and the kind of environment that you'll be facing in that room. So I believe that it is helpful. As I said earlier, with the phase 1 and phase 2, mock is a must. I mean, remember that mock is a must. Right. Be that phase 1, phase 2 interview, mock is a must. And you have to, because the coaching centers cannot be there every day to guide you, especially for interview. You know, they'll be taking one interview or 2 interviews at the most. So what you can do is you can conduct mock interviews with your family members, with your relatives. What I did was I took, especially during the last 10 days, I sat down with my brother. At that time I was in Halwani, he was in Delhi. So I told him, sir, I told him that, we'll be preparing for mock interview. I'll just take 15 minutes and accordingly we'll start. So what we used to do every day, he used to ask me, because he used to ask me HR questions. He was focused upon HR questions, and that's how he prepared my HR background. And during last 2-3 days, he also asked me some economic questions, and that's how we prepared for mocks. And I believe what you can do, if you don't have anybody whom you can who can play that part of the interviewer, what you can do is you can sit in front of the mirror, and you can that's how you can conduct the mock interview, by going through the questions in your mind. Or as I said, coaching centers are there, but you have to focus upon mocks, because that will actually give you idea, and you can prepare for the answers. Because what I remember, what I did was I made some questionnaires for myself. I saw the past interviews. I made some questionnaires, especially in HR portion, and I also saw some questions which I was not able to answer in economics or finance, and I also jotted them down, and accordingly I prepared my answers. So I believe you have to prepare thoroughly, especially for interview, because they can ask you anything under the cloud. Right. So you cannot be as I said earlier, complacent about any phase, and specifically for interview, because it can go haywire, up and down. You never know what they're gonna throw, kind of question on your face. So that's how I believe mocks are must.
Yeah, so similarly, when I was preparing for civil services, so I had heard कि whenever we are about to appear for interview, so हमें क्या करना चाहिए, कुछ questions हमें set कर लेने चाहिए, अपने जो भी questions हमारी personality से related है, जो भी background है, and we have to circulate those questions to our close ones. Yes, yes. उसके बाद हम उनसे feedback ले सकते हैं, we can tell them कि हमसे आप question पूछिए, and we have to answer that. So इससे भी practice हो जाती है हमारी actual interview के पहले. So this is also one of the key aspect जो कि आप ध्यान रख सकते हैं if you are appearing for any interview. So thank you very much, Chandresh, and once again I would like to congratulate you for achieving this milestone. और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, and और आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर की जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगी एस्पिरेंट्स को. So this is all, friends. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.